अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम ब्लड प्रेशर के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। वैसे तो इस वीक मूड ये था कि गुफ्तगू सियासी की जाए, माहौल मुल्क में सियासी चल रहा है। लोगों को सियासी गुफ्तगू सुनने का शौक़ भी हो रहा होगा और मुझे भी दिल चाह रहा था कि सियासत पे ही बात करूं, लेकिन अभी नहीं। अल्लाह करे सब बेहतर हो जाए इस मुल्क में। हम बात करते हैं इस बात पर कि अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ हो और आप उसकी दवाएँ खा रहे हो और ब्लड प्रेशर कंट्रोल में भी हो, लेकिन कुछ अरसे से आप देख रहे हो कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा जा रहा है। आप डॉक्टर के पास गए, उसने दवाएं एडजस्ट की और दवाएं बढ़ाने के बावजूद अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा रह रहा हो, कंट्रोल में ना आ रहा हो, तो उसकी क्या वजूहत हो सकती हैं? उसकी दो तरह की वजूहत होती हैं। एक तो वो जिस पर डॉक्टर को मेनली ज़्यादा तवज्जो देनी होती है कि जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी कॉजेज़ ऑफ हाइपरटेंशन, यानी एक जो मेन ब्लड प्रेशर जो होता है, जिसे हम कहते हैं एसेंशियल हाइपरटेंशन, उसकी कोई वजह नहीं होती। वो वक्त के साथ हमारे जिस्म में तब्दीलियाँ आती जाती हैं, जिसकी वजह से हमारी ब्लड वेसल्स हार्ड हो जाती हैं, स्टिफ हो जाती हैं और कुछ हार्मोनल चेंजेस आ जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर हमारा बढ़ने लगता है। लेकिन हमारे जिस्म में कुछ बीमारियां और हो सकती हैं, जैसे गुर्दों की बीमारी या कुछ हार्मोन्स की बीमारी, एंडोक्राइन डिजीज़ या कोई और दूसरी चीज़, जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ने लग जाए और वो अक्सर औक़ात कंट्रोल होना मुश्किल होता है। तो फिर डॉक्टर हजरात देखते ही हैं कि अगर दवाओं से ब्लड प्रेशर कंट्रोल ना हो रहा हो और दवाएँ बढ़ाते जा रहे हों और फिर भी ना कंट्रोल हो रहा हो, तो हम ये देखते हैं कि हमें किसी पेशेंट को कोई सेकेंडरी कॉज ऑफ हाइपरटेंशन तो डेवलप नहीं हो गया, फिर उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं। लेकिन आज हम उस टॉपिक की बात नहीं करेंगे। हमारी आज की गुफ्तगू का मौजू कुछ और है। वो ये कि ऐसी सिचुएशन जिसमें आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा हो और वो आप ख़ुद भी नोट कर सकें, भाई इस वजह से शायद मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, ताकि बजाय इसके कि आपको अच्छा खासा टाइम गुजर जाए, आप डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर सोचे और फिर आपसे पूछे और फिर आपको लगे कि अच्छा शायद ये बात हो सकती है, आपको पहले ही से अंदाज़ा हो जाए कि इस वजह से भी ब्लड प्रेशर हमारा बढ़ा रह सकता है और आप उस चीज़ को या तो फ़ौरन पकड़ लें या उन्हें ना दें। तो अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़े जा रहा है और दवा बढ़ाने के बावजूद कंट्रोल भी नहीं हो रहा, तो उसकी मोटी मोटी वजूहत क्या हो सकती हैं? एक तो ये कि आप शायद नमक ज़्यादा खा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात तो आप सबको पता होगी, इसमें ऐसी नई बात क्या है। अक्सर औक़ात होता ये है कि पता तो आपको होता है, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा होता कि नमक जिस्म में एक्स्ट्रा कहाँ से जा रहा है। आपने मेक श्योर ये करना है कि आपके रोटी और चावल में नमक ना हो, क्योंकि वो फिर ठीक ठाक नमक हो जाता है। सालन में तो नमक होता है, वो आपने कम डलवाना है। ऊपर से आपने नमक बिल्कुल नहीं डालना किसी चीज़ में, क्योंकि एक पूरे सालन में, एक पूरे जिसको हम हांडी कहते हैं, उसमें जितना नमक डलता है उससे थोड़ा ही नमक अगर आप ऊपर से छिड़क लें तो वो एक बंदे के लिए हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा नमक होता है, तो वो हमने नहीं करना। दूसरा, चावल में और रोटी में नमक ना डालें, क्योंकि वो हमारा मेन व्हीकल है जिसके साथ हम सालन मिला के खाना खाते हैं। उसमें नमक होगा तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा और सालन में नमक कम डालना है। लेकिन असल वजह अक्सर औक़ात जो लोगों को समझ में नहीं आती और नमक ज़्यादा जा रहा होता है और ब्लड प्रेशर बढ़ रहा होता है, वो होता है कुछ खाने पीने की चीज़ों में जिसका हमें पता ही नहीं होता। अक्सर लोग सॉल्टेड चिप्स खा रहे होते हैं, उन्हें एहसास नहीं होता कि वो अलग से नमक एक्स्ट्रा अच्छा खासा ले रहे हैं। या सॉल्टेड ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, या निम्को में नमक बहुत होता है, तो निम्को, चिप्स और सॉल्टेड ड्राई फ्रूट्स अक्सर औक़ात लोग खा रहे होते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि वो नमक ज़्यादा, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा होता, जहन में नहीं होता, जहन में जाता ही नहीं है, कहते हैं हमको खाना कम नमक का खा रहे हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और कॉमन कॉज है कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़े जा रहा है और दवा से कंट्रोल नहीं हो रहा। तो जब कभी ऐसा हो तो एक तो इस बात पे ज़रूर गौर कीजिएगा। दूसरा, कुछ लोग कैफ़ीन सेंसिटिव बहुत होते हैं, तो कैफ़ीन से उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। हर किसी का नहीं बढ़ता, लेकिन अगर आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं आ रहा तो तो देखें कि कहीं आप कैफ़ीन तो ज़्यादा नहीं ले रहे और उसको कम करें। अल्कोहल यूज़ से ब्लड प्रेशर कभी कभार बढ़ता है और दवा से आराम से कंट्रोल नहीं होता। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे माशरे में ये मसला कम है, लेकिन फिर भी बहुत से लोग इस्तेमाल करते हैं। जो लोग इस्तेमाल करते हैं वो इस बात पे गौर करें कि मैं अल्कोहल तो नहीं इस्तेमाल कर रहा या कर रही। इसके अलावा एक बड़ा कॉमन कॉज जो होता है वो कुछ दवाओं का होता है, जैसे बर्थ कंट्रोल पिल्स हैं या हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी है ख़वातीन की, जिसमें एस्ट्रोजन होता है, हार्मोन्स होते हैं। उसके लेने से हमारे एक तो थोड़ा सा वेट बढ़ सकता है, हमारे जिसमें पानी थोड़ा सा रिटेन होता है, उससे हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। तो एक वो वजह भी हो सकती है कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा हो और ब्लड प्रेशर की दवाओं को एडजस्ट करने से कंट्रोल में ना आ रहा हो। एक दूसरी दवा का ग्रुप जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें और जो सबसे ज़्यादा मेन कॉमन कॉज है दवा का ब्लड प्रेशर बढ़ाने के पीछे, वो है पेन की दवाएँ, ख़ासतौर पे नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, जिसे हम NSAIDs कहते हैं। मैं उन दवाओं का नाम नहीं ले सकता, बेसिकली ट्रेड नेम जो हमारे यहाँ एक दवा 50 नामों से आती है, तो किन किन दवाओं को नाम लूँगा। बस ये दवाएं जनरली आर्थराइटिस में या एक्यूट पेन में इस्तेमाल होती हैं, जो कि
पैरासीटामोल के अलावा होती हैं ये एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन होती हैं, आर्थराइटिस में इस्तेमाल होती हैं, एक्यूट पेन में इस्तेमाल होती हैं, क्रोनिक पेन में भी इस्तेमाल होती हैं। अक्सर औक़ात हमारे यहाँ ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स देख करके पेशेंट को उस पर रखते हैं और पेशेंट हमारे पास आते हैं और उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा होता, वो उस दवा को तो बिल्कुल अलग से समझते हैं। अक्सर बहुत पूछने में बताते हैं कि हाँ जी हम ये वाली दवा ले रहे हैं, और उनका ब्लड प्रेशर दवाएँ बढ़ाने के बावजूद कंट्रोल में नहीं आ रहा होता, इसलिए कि वो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन पे होते हैं। और वो बहुत कॉमन कॉज है हमारे यहाँ ब्लड प्रेशर ना कंट्रोल होने का, दवाएँ बढ़ाने के बावजूद। उसके अलावा एक कॉमन कॉज है कि अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में था, आपने कुछ वजह से एक्सरसाइज करनी छोड़ दी और आपको ख्याल भी नहीं रहा और अब आपका ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो गया, तो लैक ऑफ एक्सरसाइज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका वज़न बढ़ रहा है, वेट बढ़ रहा है, तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है, तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है। अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़े जा रहा है, कंट्रोल में आराम से दवा से नहीं हो रहा और आपका वेट बढ़ गया है। इसी से रिलेटेड एक चीज़ जो कि बहुत कॉमन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉमन तो नहीं है लेकिन पाकिस्तान में लोगों को उसका इतना पता नहीं है, वो है स्लीप एपनिया। तो मैंने पिछली वीडियो में थकावट के हवाले से भी जिक्र किया था इसका, तो थकावट का ही बड़ा कॉमन कॉज स्लीप एपनिया होता है। और अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर डिस्पाइट कीपिंग ऑन इंक्रीजिंग मेडिसिन, उसके पीछे स्लीप एपनिया बड़ा इंपॉर्टेंट कॉज होता है। हो सकता है वो आप ना समझ सकें लेकिन आपके डॉक्टर को ज़रूर अंदाज़ा हो जाएगा। लेकिन अगर आपको ही पता हो कि अगर आप में मोटापा है और आपकी नींद अच्छी नहीं होती, आप सुबह उठते हैं और आपको लगता है कि जैसे हैंगओवर्स आए, आप सही से नहीं सो पाए, सारा दिन सोए सोए फील कर रहे होते हैं, खराटे रात में आप काफ़ी ले रहे होते हैं, तो ये स्लीप एपनिया की निशानी है। और अगर आपको स्लीप एपनिया हो तो उसकी वजह से हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे बड़ा ज़ोर पड़ता है और उसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर दवा बढ़ाने के बावजूद कंट्रोल में नहीं आता। तो ये 4-5 मोटी मोटी चीज़ें हैं जिसका आपको पता होना चाहिए। लैक ऑफ एक्सरसाइज, वेट गेन, स्लीप एपनिया, मेडिसिन में हार्मोन्स, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी ख़वातीन के लिए, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन, पेन मेडिसिन जो होती हैं, नमक का ज़्यादा इस्तेमाल जो कि आपको अंदाज़ा भी नहीं हो रहा कि कहाँ से आ रहा है। इन चीज़ों पर नज़र रखा करें अगर आपको ब्लड प्रेशर और आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, ताकि बजाय इसके कि आप डॉक्टर के पास जाएं और एक चेस गेम हो और डॉक्टर मिस कर जाए और फिर बड़े अरसे तक ब्लड प्रेशर कंट्रोल ना हो और आखिर में सिर्फ इतनी सी बात निकले। तो अगर आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं आ रहा तो इन चीज़ों पर गौर करें कि आप इनमें से कोई चीज़ का शिकार तो नहीं है, ताकि आप इस प्रॉब्लम से ही बच जाएँ। इंशाल्लाह रमज़ान के बाद मैं 2-3 सेशंस करूँगा ब्लड प्रेशर पे, और उसके बाद हम डायबिटीज़ पे प्रॉपर शुरू करेंगे। शुरू तो मैंने पहले करना था लेकिन फिर बीच में और चीज़ें आ गई, फिर रमज़ान आ रहा है, तो उसके बाद आराम से, क्योंकि डायबिटीज़ पे कोई 20-25 वीडियोज़ हमें करनी पड़ेंगी ताकि डायबिटीज़ के हर एस्पेक्ट को छोटी छोटी वीडियो बना के लंबी ना हो और आप एक एक पॉइंट को मैं आपको समझा सकूँ और आप उसे समझ सकें। तो वो हम पूरी सीरीज़ इंशाल्लाह रमज़ान के बाद शुरू करेंगे। अगले हफ्ते तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।